चलिए, हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, सब किसी को नमस्कार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं पता होगा कि ऐसे मैकेनिक्स में फिजिक्स के 11th के लिए मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूनिट डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर हम लोग कर चुके हैं, रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक्स कर चुके हैं। आज हम लोग क्या 4th चैप्टर पर हम लोग क्या इस पर एनालाइज करेंगे। आप इस पर नज़र डाला जाए, इस पर क्या है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बिना आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग समझे। तो पहले इस चैप्टर का नेम लिख दिया जाए। चलिए लिखेंगे, आप लोग क्या लिखेंगे बाबू? चैप्टर लिखा जाए, सब कोई लिखेंगे अपना। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको यह बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आपको यह सबसे हमको अगर सपोर्ट करना है। बहुत ही देखिए अनुभवी आदमी है, ऐसी बात नहीं है, कहने वाली क्या बात है। अगर आप फिजिक्स से वास्तविक आपको रियलाइज़ करना है, फिजिक्स को जानना चाह रहे हैं कि फिजिक्स है क्या, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि आप यह पढ़कर हमसे जुड़िए और देखिए कि क्या आपको अलग डिफरेंट आपको मिल रहा है। इस चीज़ को आपको अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है, फिजिक्स के दौर में आपको आगे तक चलना है, ऐसे आपको ऑनर्स का भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले इस पर हम लोग देखा जाए, 11th के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप चैप्टर बना लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर लिख लेंगे आपको। क्या आपको न्यूटन के हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बाबू, पहले चैप्टर लिखिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और सबसे पहले यह देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या मीनिंग है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर का क्या, इसका रोल क्या है, इस चीज़ को समझा जाए। यह फिजिक्स का एक फंडामेंटल समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। इसके बिना फिजिक्स आप अधूरा है। यह इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है। देखिए, आपको अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपको सिखाती है, किसके बारे में सिखाती है, तो यह सब जितने भी जानकारी आपको फोर्स से रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी है, वह किससे मिलती है, किसमें मिलती है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में, फोर्स से रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी है, वो सब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिलती है। कहा भी जाता है फिजिक्स का है सोर्स, वह है फोर्स। क्या फिर से बोलेंगे आप लोग? फिजिक्स का है सोर्स, वह है फोर्स। कि दुनिया जो ब्रह्मांड का जो ओरिजिन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, यह जो यूनिवर्स का जो आपको क्रिएशन हुआ है, विच इज़ बेस्ड ऑन द फोर्स। अगर फोर्स को हटा दिया जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा। तो अच्छी तरीक़ा से इसको वेल डिफाइन करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप फोर्स के बारे में आप जानें कि फोर्स है क्या। तो हमारे क्या न्यूटन साहब ने यह फोर्स के बारे में बताया है। इन्होंने क्या कितने नियम दिया है? 3 लॉज, 3 लॉज आर गिवन बाय द क्या है न्यूटन। तो इसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या है? यह डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स है क्या? इसको इनर्शिया ऐसे कहेंगे, इनर्शियल लॉ भी कहा गया आपको, इनर्शिया लॉ भी इसको कहा गया फर्स्ट लॉ को। फोर्स है क्या? फोर्स का डेफिनेशन किसे मिलता है? तो फर्स्ट लॉ से फोर्स के बारे में बतलाया कि फोर्स है क्या। सेकेंड लॉ में कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का, बल का क्या परिमाण, क्या वैल्यू होगा। जैसे किसी गाड़ी को, किसी बस को, किसी चीज़ को आपको चलाना चाह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से,
कोई गाड़ी है 10 मीटर पर सेकेंड से आप चलाना चाह रहे हैं, आप उस पर कितना फोर्स लगाएंगे कि वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा वो। एंड कोई भी बॉडी का आप फोर्स का वैल्यू सेकेंड लॉ में मिलता है, F बराबर A में, जो सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। बहुत बड़ी चीज़ है यह। इसको क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग रखते हैं। जो न्यूटन्स लॉ मोशन को फॉलो करता है इसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। एक आएगा आपको बाद में ऑनर से पढ़िएगा क्वांटम मैकेनिक्स, वो अलग है आपको यह। तो यह जो आपका फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, बल का क्या वैल्यू होता है वो सेकेंड लॉ से मिलता है। थर्ड लॉ में उसका क्या इफेक्ट है, फोर्स अगर आप लगाते हैं तो एक्शन रिएक्शन, कैसे एक्ट करोगे तो अभी रिएक्ट करेगा, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसका फिनोमेनन है, कैसी इवेंट होगी, कैसी घटना घटित होगी, उसके ऑकरेंस के हर चीज़ के बारे में हम तहकीकात करेंगे, हर चीज़ के बारे में रियलाइज करेंगे, उसको जानेंगे समझेंगे हम लोग। यह तो न्यूटन्स लॉ मोशन को सही तरीक़ा से जानना है तो आप इसको क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है इस चीज़ को, यानी अगर आपसे कोई पूछे बेटा बताओ कि न्यूटन्स लॉ मोशन में क्या पढ़ते हो, तो कहेंगे फोर्स से जितने भी रिलेटेड बातें हैं वह किस में पढ़ा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, है ना। यानी कि न्यूटन के गति के नियम में बल से जितने भी जानकारियाँ है वो सब आपको इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो इसमें कितने लॉ है, 3। एक फोर्स का क्या वैल्यू होगा, दूसरा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का क्या फार्मूला होगा सेकेंड लॉ में, और उसका क्या इफेक्ट होगा, है ना, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, उसका ऑकरेंस किस तरह से होगा, कैसे काम करता है, कैसा प्रिंसिपल अपनाता है फोर्स, इस चीज़ को थर्ड लॉ में हम लोग देखते हैं। कितने लॉ है, 3। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या डिफाइन किया जाए कि लिखेंगे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो सब कोई नोट कर लेंगे इसको, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखते चलेंगे आप लोग। न्यूटन के गति का नियम, इसमें हमसे जोड़िए आप लोग। इसमें जितने भी एसी वर्मा प्रॉब्लम हो या आपको एम करीम का हो, जितने भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे इस चीज़ को यार। ठीक है, तो पहले ये जरूरी है कि अंदाज से आप न्यूमेरिकल कुछ नहीं करेंगे, अंदाज से बनाएंगे तो करते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, फिजिक्स में आप फेलियर हो जाएंगे। ज़िंदगी में अगर सक्सेस होना चाह रहे हैं, सफल बनना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी होगा कि उसके थ्योरी को तहकीकात कीजिए, थ्योरी को अच्छी तरीक़ा से समझिए, क्योंकि हर चीज़ दुनिया जो चल रही है नॉलेज के आधार पर चल रही है। ये साइंस है बाबू, इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। केवल आपको माने यह रटने से, रूटिंग पावर्स से के द्वारा इसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर की आत्मा को जगाने के लिए, सीखने के लिए ज़रूरी होगा आप इसको समझिए, इसको कंसीव कीजिए, इस पर हर चीज़ को एक एक करके, हर पॉइंट को आपको अच्छी तरीक़ा से रियलाइज कीजिए। जब आप इस चीज़ को अंदर से, आपकी आत्मा जो सोल है, वो इंटरनल जो सोल है आपको रियलाइज करेगी, तो आप अपने को क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका पर्सनालिटी है उसको डेवलप कर सकते हैं। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का एक क्या आपको मार्ग दिखाई देने लगेगा। तो सबसे ज़रूरी है इस चीज़ को समझिए क्या है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए भले लोग क्या है तुरंत इसको डिफाइन कर देता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, चलो लिखो, कॉपी में नोट कर लो। पर यह समझने वाली बात है, बहुत यह बारीकी एक बात हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आप लोग। यह देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यह क्वेश्चन आपको राइज किया गया था, बहुत सारे हमारे फिजिसिस्ट साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, गलत किया है उसको। यह आपको अगर कहा जाए किसी बॉडी को मोशन में रखना है, कोई बॉडी है जो मोशन कर रहा है, तो हमेशा वह मोशन को कंटिन्यू रखे। हमेशा वह, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को छोड़ देंगे
तो वह गति करता रहेगा कि आप उस पर फोर्स लगाएंगे तभी गति कर पाएगा। अगर कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, सामान है, आप टॉय कोई खिलौना लेते हैं, आप उसको सपोज किया जाए किसी सरफेस पर, किसी सतह पर 10 मीटर पर सेकेंड से आपने क्या किया, मोबिलाइज कर दिया, मोशन में उसको डालकर सेटअप करके उसको आपने रिलीज कर दिया, तो वह 10 मीटर पर सेकेंड से हमेशा चलता रहेगा कि आप उस पर फोर्स कंटिन्यू लगाएंगे तभी वो 10 मीटर पर सेकेंड को कंटिन्यू रखेगा। ये बहुत देखिए छोटी सी चीज़ें हैं। अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु को हम लोग गति में छोड़ देंगे तो हमेशा गति करता ही रहेगा सदा के लिए, कि आप उस पर कंटिन्यू फोर्स लगाएंगे तभी वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा। किसी बॉडी को मोशन को कंटिन्यू रखना है तो आप उस पर कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ेगा, कि बिना फोर्स लगाए वो सदा के लिए मोशन करता रहेगा। ये छोटी सी चीज़ है। बहुत लोग कहेंगे भी, हम लोग जैसे आम इंसान, आपको बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक लोगों ने भी गलत किया है, बोला है क्या कि नहीं, किसी बॉडी के मोशन को कंटिन्यू रखना है, किसी वस्तु को गति को हमेशा बनाए रखना है तो हमेशा उस पर फोर्स लगाना ही पड़ेगा, जो बात गलत है। अरस्तु ने भी कहा था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अरिस्टोटल फाउलोसी, अरस्तु ने भी कहा था कि अगर किसी वस्तु के मोशन को कंटिन्यू रखना है तो हमेशा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी वो मोशन को कंटिन्यू रख सकता है। यानी किसी वस्तु को गति में रखना है तो हमेशा गति करता रहेगा, कब तक, जब उस पर बल लगाते रहेंगे तभी तक करेगा, नहीं तो बल लगाना छोड़ देंगे तो रुक जाएगा वह। अरस्तु ने भी बात बोला था। बाद में हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपको ये ऑब्जर्व किया, देखा, इन्वेस्टिगेशन किया, पाया क्या कि नहीं, कि अगर किसी वस्तु का हमारा जो गॉड है वह 2 स्टेट बनाया है, किसी बॉडी को रेस्ट में छोड़ देंगे तो हमेशा रेस्ट में, वह विराम में है तो विराम में अपने आप चल ही नहीं सकता है, या मोशन में छोड़ देंगे तो हमेशा मोशन में ही रहेगा, अपने आप रेस्ट में आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आएगा। किसी वस्तु को आप कहेंगे सर हम तो क्या करते हैं, खिलौना को या किसी चीज़ को हम लोग गति में करते हैं तो कुछ समय चलने के बाद रुक जाती है, आप तो बोलेंगे इसलिए रुकती है कि कोई ना कोई वहाँ पर बल लगा रहा है तभी रुक रही है, यानी वह स्वतः फोर्स लगाकर उसको रुकती है। आप देखेंगे क्या कि अगर कोई रफ सरफेस हो, कोई खुरदुरापन वाला सतह हो, आप उस पर किसी वस्तु को मोशन में सेटअप कीजिए, देखेंगे कुछ समय के बाद वह चलने के बाद रुक जाएगा। किसी वस्तु को रफ सरफेस पर रख दीजिए, खुरदुरा वाला सतह पर, तुरंत कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगा। अब कोई स्मूथ सरफेस हो, मार्बल लगा हुआ सतह हो, आपको क्या अच्छा माने स्मूथ सरफेस हो, चिकना सतह हो, फ्रिक्शनलेस हो, आप वैसे सतह पर किसी बॉडी को मोशन में सेटअप करें, आप देखेंगे बहुत दूर तक चलेगा वह, उसको रुकने में टाइम लग जाएगा, रुकेगा भी वहाँ भी, क्योंकि हमको पता है दुनिया में कोई भी ऐसा सतह नहीं है जिसको स्मूथ बनाया जा सके, एकदम कंप्लीटली या एकदम क्या परफेक्टली किसी को स्मूथ फ्रिक्शनलेस सतह, चिकना घर्षण रहित सतह बनाना संभव ही नहीं है। हमारा नेकेड आई से हम लोग देखते हैं तो चिकना दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे या मार्बल लगा हुआ गड्ढा जैसे दिखाई देगा आपको, कोई सतह चिकना नहीं बन पाएगा। यानी सतह रोक रहा है, सतह रुके नहीं उसको सतह रोके तो सदा के लिए गति करता ही रहेगा अपने आप। किसी बॉडी में क्षमता नहीं है कि अपने आप रुक सकता है, कोई वस्तु अपने आप रुकती नहीं है, कोई रोक रहा है उसको। यानी क्या, यह गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था कि दुनिया की कोई वस्तु को क्या विराम में छोड़ दिया जाए, रेस्ट में रख दिया जाए, उसको स्थिर में रख दिया जाए, स्थिर ही रहेगा, अपने आप चल ही नहीं सकता है। या कोई वस्तु चल रहा है तो अपने आप रुक ही नहीं सकता है, रुकने वाला कोई ना कोई फोर्स होता है, बाहरी कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है, बाहर से कोई सोर्स है जो उस बॉडी को रोक रहा है, अपने आप रुक नहीं सकता है। तो फिर क्या आपको वहीं न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ के रूप में उनके आपको क्या उनके अंडर यह काम कर रहे थे न्यूटन साहब ने, तो वहीं उन्हीं का जो इनर्शिया लॉ दिया, उन्हीं के लॉ को इन्होंने क्या एक लॉ के तहत बांध दिया, एक सेंटेंस के तहत, स्टेटमेंट के तहत इन्होंने क्या बांध दिया, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ते हैं? एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दुनिया की प्रत्येक वस्तु रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्मली मोशन करती है, एक समान रूप से हमेशा चलती ही रहती, हमेशा यूनिफॉर्मली मोशन करती है, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन इट। कब तक चलेगी? अनटिल, कब तक चलेगी? जब तक उस पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी बाहर से कोई फोर्स लगेगा तब उसकी अवस्था स्टेट, उसकी स्टेटस क्या हो जाएगी? चेंज कर जाएगी, अवस्था बदल जाएगी। यानी स्टेट चेंज हो रहा है। अगर मानते हैं कोई चल रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो समझ जाएंगे फोर्स लग रहा है, स्पीडिंग अप हो रहा है या स्पीडिंग डाउन हो रहा है तो समझ जाएंगे उसका चाल बढ़ रहा है घट रहा है तो समझ जाएंगे फोर्स लग रहा है। एक रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि क्या आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा गया कि कोई बॉडी अगर एक समान से चल रही है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स दैट कि एक्सटर्नल फोर्स कोई ना कोई क्या है, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है उस पर। यह अदरवाइज कोई भी बॉडी एनी बॉडी कांट मूव विदाउट कि आपको मैंने कांट मूव या आपको क्या यूनिफॉर्मली मूव चलता रहेगा अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। वह हमेशा क्या है, उसको अगर बाहर से फोर्स लगेगा तब उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? चेंज कर जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेटा कि अगर रेस्ट में है तो क्या फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो कहेंगे नहीं, फोर्स तो नहीं लग रहा है। अब कहेंगे सर दुनिया में कहीं ना कहीं फोर्स तो लगता ही है, नेट फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई रस्सी है, चाहे कोई सामान आप रखे हो, इधर कोई 20 न्यूटन से खींचे, इधर कोई 20 न्यूटन से खींचे तो क्या चलेगा? यह इधर कोई खींच रहा है 20 न्यूटन से, इधर 20, क्या चलेगा? फोर्स तो लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स अगर इधर से ज़्यादा लग गया, इधर कम लग गया तो चलने लगेगा, तब इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। तो याद रखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहा गया। आप लोग भी 9th क्लास में बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, अच्छी तरीक़ा से सर पढ़ाए होंगे, वहाँ 9th क्लास में पढ़ना है। प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में गति की अवस्था बनाए रखती है। बनाए मतलब हमेशा बना रखती है, वो कभी भी अपने आप वह रुक नहीं सकती है जब तक कि उस पर बाहरी बल कार्य न करे। बाहर से बल लगेगा तब उसकी अवस्था बदल जाएगी, यानी एक समान है तो उसकी गति या तो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, रुकेगी, न तो उस सब हमेशा के लिए गति की अवस्था बनाए रखेगी। अभी आप अपने आप कभी रुक ही नहीं सकती है। यह किस में कहा गया बाबू? बोलेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है। ठीक है, क्लियर होगा? दैट शुड बी क्लियर। तो फर्स्ट लॉ में क्या वहीं आपको लिखेंगे। अगर यहीं पर देखिए, यहीं से मिलता है फोर्स का डेफिनेशन। एंड फोर्स अगर लगेगा, फोर्स लग रहा है तो उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। कोई पूछे फोर्स है क्या, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स मिलता है। तो फोर्स है क्या, तो फोर्स वहीं आपका फर्स्ट लॉ से कहता है कि फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स वैसा राशि है विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्या करेगा बोलो? अगर अप्लाई किया जाता है विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी वो क्या करेगा? रेस्ट की अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाएगा। रेस्ट में है तो उसको चलने की अवस्था देगा, या चल रहा हो तो उसको रुकने या उसको और स्पीड बढ़ाने की अवस्था दे देगा। बल का काम है। अगर आपसे कोई पूछे बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो फर्स्ट लॉ। तो बल क्या है? बल लगेगा, सीधे तौर पर कहिए। अगर बल किसी बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करती है, यानी उसके अवस्था को, स्टेट को चेंज करती है या टेंडेंसी को करती है, उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे आप लोग ऐसे। हम क्या करते हैं, लिख लीजिएगा। ऐसे हिंदी में हम बोल देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। एवरीबॉडी कंटिन्यूज in the
स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इस पर एक एक करके न्यूमेरिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ थ्योरी को बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, तब एसी वर्मा का क्वेश्चन वगैरह सब करा देंगे। हम लोग ऑनलाइन भी इस पर चलेंगे, बाकी थ्योरी तो हम लोग क्लासरूम में ऑफलाइन में भी आकर आप पढ़ेंगे। सबसे ज़रूरी है, ऑफलाइन का कुछ अलग इंटरेस्ट है, ऑनलाइन का कुछ अलग इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसे ऑनर्स का भी हम शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप क्या करें, वीडियो को जितना से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, हमको थोड़ा सा बल मिलेगा, एक अंदर का शक्ति बढ़ेगी, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या आपको दे सकेंगे इस चीज़ को, अपने टैलेंट को, ताकि आप भी अपने इस आपको क्या लेकर, इस संदर्भ को, इस मटेरियल को लेकर अपने क्या करियर को आगे बढ़ाएंगे आपको। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस it is compelled to change that state by external force। अंदाज से न्यूमेरिकल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ट्रिक बता दिए, बना लिए, वो उससे आपको कहीं नौकरी लगने वाला नहीं है। ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं। बाहर में जाकर बेकार में फालतू में आप लोग पैसा बर्बाद कर लेते हैं, सही तरीक़ा से रियलाइज करते नहीं हैं, और क्या मूर्खतापूर्ण आपको हर मैंने पैसा आपका वेस्ट चला जाता है। इसी को समझना पड़ेगा आप लोगों को। टू चेंज दैट स्टेट बाय एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अपॉन इट। इसका हिंदी आप लोग नोट कर लेंगे। प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था, प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में गति की अवस्था, अथवा सरल रेखा में गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी प्रत्येक वस्तु को विराम में छोड़ देंगे तो विराम में रहेगा, या आपको गति में छोड़ देंगे तो एक समान गति करता ही रहेगा जब तक कि बाहरी बल, यानी बल लगेगा तब उसका यह समान गति नहीं रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए एसी वर्मा साहब ने क्या सटीक आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ को कैसे डिफाइन किया। कहा क्या कि अगर इसका मीनिंग हुआ क्या, कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब उस पर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, यानी उस पर फोर्स का सम जो होगा 0 होगा। यानी इसका मतलब रेस्ट में है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। क्योंकि फोर्स लगेगा तो उसकी स्टेट चेंज होती, रेस्ट में तो मोशन में आ जाती। यानी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, एक समान रूप से चल रही है, तो इसका मतलब वहाँ भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्योंकि फोर्स लगता तो जरूर उसका स्पीड बढ़ता या स्पीड घटता। तो कहीं भी बुक में लिखा रहा है कि यह वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की एक रफ्तार से चल रही है, एक समान चाल से चले, तुरंत कहेंगे फोर्स का सम 0 होगा, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो वहीं न्यूटन आपको क्या एसी वर्मा साहब एकदम कॉन्साइसली ब्रीफली लिख दिए हुए हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ को डिफाइन किए हैं। उसको कैसे आप लोग लिखा जाए, जो उनका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इफ द, अब हम लोग आएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह सब ये क्वेश्चन कराएंगे आपको 12 के लिए, क्रैश कोर्स टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे ज्वाइन करेंगे। उसका कुछ फी आपको निर्धारित कर देंगे, आप लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। अब बहुत अच्छे मार्क्स से मेरा अनुभव है, 25 साल का मेरा अनुभव, इस अनुभव का फ़ायदा उठाइए। हम गारंटी देते हैं, अगर आपको 80% 70% से मार्क्स अगर कम आया तो हम गुलाम आपका हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है। एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे। 12 वाले के लिए विशेष आपको सुविधा हम देने जा रहे हैं। इफ द सम ऑफ
all forces acting on the body is zero, then body remains unaccelerated. अनएक्सेलरेटेड का मतलब रेस्ट में आइदर बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए हिंदी में लिख लेंगे। यदि किसी वस्तु पर कुल बलों का योग शून्य हो तो वस्तु अत्वरित होती है। वस्तु अत्वरित के बगल में लिख लेंगे, वस्तु अत्वरित के बगल में वस्तु विराम या समान गति में होती है। ब्रैकेट बनकर जैसे लिखे हुए हैं, विराम या समान गति में, अब ब्रैकेट बनकर लीजिएगा। अत्वरित ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वस्तु विराम या समान गति में करके होती है। तो आपको पता है फोर्स एक वेक्टर है, तो हम लोग डायरेक्शन यानी का जरूर लेते हैं। क्या लेंगे आपको, एक्स के लॉन्ग सभी फोर्स का सम क्या हो जाएगा, 0। टोटल फोर्स आपको पता है सिग्मा, कुल जो पढ़े होंगे सर पढ़ाए होंगे, मीन आपको मेडिएशन वो सब निकालने के लिए, मेडियन वगैरह सब मोड निकालने के लिए, माध्यिका बहुलक ये सब निकालने में आपको यूज किए होंगे। सिग्मा तो कुल जोग समेशन एफ एक्स यानी एक्स के लॉन्ग टोटल फोर्स, एक्स के तरफ कुल बलों का योग शून्य होगा। कब, जब वस्तु स्थिर दिखाई दे या एक रफ्तार से चल रही है। तुरंत यह इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे कि सर एक्स के लॉन्ग टोटल फोर्स को जोड़कर 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि रुका हुआ है या एक रफ्तार से चल रहा है। तुरंत दिमाग अप्लाई कीजिए फॉर्मूला में। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप लोग को क्लियर करेंगे, सब फॉर्मूला एकदम याद रखिए, एक एक बात को सीखिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। केवल रटने से नहीं होगा। y के तरफ टोटल फोर्स का 0 हो जाएगा। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हर जगह यूज कर लेंगे, क्या उसका स्पीड बढ़ रहा हो घट रहा हो वहाँ फॉर्मूला ये सब यूज कर लेंगे, गलत हो जाएगा आपका। ये कहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, देखेंगे कोई चीज़ लटका हुआ है, खड़ा है, स्थिर है ना, इस तरह से है तो तुरंत यूज कर लेंगे। या एक रफ्तार से चल रही है, उसकी स्पीड में बढ़ रही है घट रही है, तुरंत ही फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल फोर्स को जोड़कर एक्स के तरफ कैसे सिखाएंगे, वेक्टर में भी सिखाएं। फोर्स का एक्स के तरफ जोड़कर 0 कर देंगे, वाई के तरफ फोर्स को जोड़कर 0 करेंगे, जेड के तरफ टोटल फोर्स को जोड़कर 0 कर देंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखेंगे। और कुछ सीखना चाह रहे हैं तो इसको याद रखेंगे। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, कब इसका फॉलो करेंगे, जब या तो आइदर बॉडी रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब समरूप, एक रफ्तार से चल रही है, स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो अब क्या आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या होती है, बल की परिभाषा। यानी का हर जगह एग्जाम में देने जाइएगा तो पूछ देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, बल की परिभाषा दिया जाता है किसके द्वारा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। आपको क्या आपको दूसरा कोई दे देगा आपको, या ऑल ऑफ देम। तो याद रखिएगा कि केवल फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है। तो क्या लिख देंगे बाबू, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनकरेज हमको कीजिएगा तो आप लोग भी अपना मंजिल को प्राप्त कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक एक करके हम लोग सीखेंगे, बनाएंगे।
यह केवल कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए हम यह व्यू अपना रखे हैं। ऑनलाइन आप ऑफलाइन से भी आपको नोट्स वगैरह ये सब भेज देंगे, आपको वह अपना उतारने के लिए उतारिएगा, लेकिन ज़्यादा इसमें हम लोग उस चीज़ को फोकस करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स definition of force. It is also known as लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया का मतलब है स्टेट को मेंटेन रखना। लॉ ऑफ इनर्शिया, रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना, या मोशन में है तो मोशन में रहना, एक ही अवस्था में रहना, इसको इनर्शिया कहते हैं। नाम है जड़त। तो जड़त किसको कहते हैं? जड़ और चेतन, दो वस्तु होती है। जड़ जैसे लकड़ी सब छोड़ दीजिएगा जैसे वैसा ही पड़ा हुआ रहेगा, या गति में कीजिए तो गति में रहेगा। इनर्शिया का मतलब वही होता है। हिंदी में लिख लेंगे, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो कल हम लोग डिफाइन करेंगे कि फोर्स क्या है और टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं फोर्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फोर्स को डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा सा आज का मेरा क्या आपको बिगनिंग आपको शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन में आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे, जितना ही हमको सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे, यह श्रद्धापूर्ण आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या आपको अपलोड करने की हमको उत्साह मिलेगी। तब तक के लिए अब क्या किया जाए, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।